तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द ड्रग अप्रूवल। तो जैसा कि मैंने बताया होगा आपको पहले भी कि जब भी कोई नया मॉलिक्यूल की आपकी डिस्कवरी हो जाती है तो फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद उसको मार्केट में लाने के लिए एक रेस्पेक्टिव बॉडी से उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, विदाउट अप्रूवल फ्रॉम दैट बॉडी वी कांट लॉन्च आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो बिना उसके अप्रूवल के हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते या मार्केटिंग उसकी नहीं हो सकती। इसलिए क्या करना होता है कि जो भी आपकी नए मॉलिक्यूल आते हैं या नए मॉलिक्यूल की खोज होती है, उसका जो भी ड्रग डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद फिर उसका मार्केटिंग अप्रूवल होता है। और ये मार्केटिंग अप्रूवल जो होता है आपका अलग अलग गवर्निंग बॉडी जो होती हैं, जैसे क्लिनिकल ट्रायल करना है तो उसके लिए उसकी गवर्निंग बॉडी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए आपका रेगुलेशन जो भी रेगुलेटरी बॉडी होगी उससे अप्रूवल लेना होगा। ठीक है ना। तो ये जो भी अलग अलग रेस्पेक्टिव बॉडीज़ हैं उनसे बिना अप्रूवल के आप इस तरीके का कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर सकते हैं या उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जैसे जब हमारा मॉलिक्यूल का खोज हो जाता है तो उसके बाद फिर उसकी जो भी टॉक्सिसिटी सेफ्टी स्टडी है उसको करने के लिए हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स भी आपका 3-4 फेज़ में बटा हुआ, जैसे जीरो फेज़ होता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज़ होते हैं। जीरो फेज़ को बेसिकली नॉन क्लिनिकल ट्रायल बोला जाता है और उसके अलावा जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज़ होता है वो क्लिनिकल ट्रायल बोला जाता है। ठीक है ना। तो नॉन क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं उसमें आपका एनिमल यूज होता है, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज़ जो होते हैं उसमें आपके ह्यूमन वॉलंटियर यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है। उसके बाद जब ये डेटा आपका क्लिनिकल ट्रायल का सबमिट कर दिया जाता है रेस्पेक्टिव बॉडी के लिए, तो रेस्पेक्टिव बॉडी उसका रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद जब वो श्योर हो जाती है कि ये जो है ड्रग जो है मार्केट में लाने योग्य है, वो सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, तो वो ड्रग आपकी मार्केट में लॉन्च की जाती है। इसके अलावा जब मार्केट में आपका प्रोडक्ट आ जाता है तो उस टाइम पे भी उसका रिव्यू किया जाता है या उसमें जो भी उसके लिए जो भी आपका सर्वे होता है वो सर्वे किया जाता है। अगर फिर मान लीजिए उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, लॉन्ग यूज ऑफ ड्रग बाय द ह्यूमन बीइंग्स, अगर वो आपका ड्रग प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग से द्वारा यूज किया जा रहा है तो वो अगर उसमें कोई कमी या कोई इस तरीके की टॉक्सिसिटी वगैरह अगर ड्यूरिंग यूज क्लेम हो रही है तो उसको भी ये लोग सॉर्ट आउट करने के लिए फिर से जो भी स्टेप्स होते हैं वो उठाते हैं। ठीक है, वो कदम उठाते हैं। उसके बाद फिर जो है उसको रेक्टिफाई करके फिर से वो मार्केट के लिए आ जाता है। ठीक है ना। तो बेसिकली जो हमने आपको बताया होगा कि जो भी आपकी रेगुलेटरी है, रेगुलेटरी का मतलब होता है कि जो भी आपकी ड्रग है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी कंट्रोल है अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। तो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो भी आपकी कंट्रोलिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं रेगुलेशन या रेगुलेटरी। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सिंपल सा एक फ्लो डायग्राम कि ड्रग की आपकी डिस्कवरी हो गई। ड्रग की डिस्कवरी होने के बाद ड्रग डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट होने के बाद जो है उसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया। क्लिनिकल ट्रायल के बाद आपका वो मार्केट एप्लीकेशन के लिए आ गया। तो इसके बीच में जैसे आपका एक क्लिनिकल ट्रायल करना है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा उसकी रेस्पेक्टिव बॉडी जो होगी। क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद जो भी कंप्लायंस आएगा वो कंप्लायंस यू हैव टू सबमिट द मार्केटिंग अथॉरिटी या जो बोलते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास, और वो जब उससे आपके सेटिस्फाई होगी तब उसका वो अप्रूवल देती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उसमें कौन कौन सी बॉडी, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हमको पढ़ना है, कौन कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले देखिए न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन क्या होती है? दिस इज़ सबमिटेड फॉर द प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्ट डेटा फॉर एनालाइजिंग द ड्रग इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। तो ये आपका क्या है, मेनली जो है ये एप्लीकेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो होती है आपकी किस प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डेटा को एनालाइजिंग, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइजिंग करने के लिए आप सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद
जब वो एजेंसी उसका रिव्यू कर लेती है तो रिव्यू करने के बाद वो आपका 2 या 3 तरीके से उसका अप्रूवल हो सकता है। देखिए इसमें अप्रूवल तो या तो एक तो आपका क्या हो सकता है, अप्रूव्ड हो सकती है, ड्रग आपकी अप्रूव्ड हो जाएगी, पहला चीज़। दूसरा क्या हो सकता है आपका, एक तो अप्रूवल है, दूसरा अप्रूवेबल, मतलब कि वो अप्रूव करने लायक है। तीसरा क्या होता है कि नॉट अप्रूवेबल। तो 3 केसेस आते हैं जब आप ये अपना डेटा क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल डेटा जब डिस्क्रिप्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी ड्रग आपको मैन्युफैक्चर करनी है उसके लिए जब आप सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद जो रिस्पेक्टिव बॉडी होगी वो बॉडी आप उसको रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद उसको अगर लगता है कि ये ड्रग आपकी, मतलब ये जो डेटा है वो उससे अगर सेटिस्फाई होगी तो उसको अप्रूव कर देगी, या अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं तो उसको अप्रूवेबल के उसमें कैटेगरी में रखेगी, और अगर लगता है कि उसको आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो आपका डेटा जो होता है नॉट अप्रूव कर दिया जाता है, तो आपको फिर से उसके लिए अगेन ट्राई करना होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका 3 प्रोसीजर होता है जब भी आप न्यू ड्रग एप्लीकेशन का, मतलब कि जो भी ड्रग की खोज हुई है उसको, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा को प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल डेटा जो भी आपने एनालाइज किया है, एनालाइजिंग के लिए, तो वो डेटा जब आप मतलब कि एनालाइज के लिए वो डेटा सबमिट करते हैं तो उसके बाद जब एजेंसी वो देखती है, देखने के बाद अगर उसको लगता है कि अप्रूवल योग्य है या नॉट अप्रूवल योग्य है, उसके हिसाब से वो आपको अप्रूवल देती है। अप्रूवल हो गया तो फिर आगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। दूसरा, अगर अप्रूवेबल दूसरे कैटेगरी में अगर है तो फिर वो आपको उसमें जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा वो आपको बताएंगे, और चेंज करके आप फिर से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन में यही कि दिस इज़ एप्लीकेशन सबमिटेड प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल टेस्ट डेटा फॉर एनालाइजिंग द ड्रग इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्या है। अब ये जो आपकी ड्रग डेवलपमेंट टीम है, जो आपका क्लिनिकल डेटा जमा किया गया है फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, जो भी आपको ड्रग प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पे जो आपका ड्रग डेवलपमेंट टीम होती है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इसमें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग रिसर्च स्टडीज़ टू द फर्दर करेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग कैंडिडेट। जो आपने क्लिनिकल डेटा, प्री क्लिनिकल क्लिनिकल डेटा सबमिट किया है उससे जो भी आपको डोजेस फॉर्म बनानी है उसके लिए क्या करना होता है, एक प्लानिंग करना है रिसर्च स्टडी की फॉर फर्दर करेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग कैंडिडेट। तो क्लिनिकल के बाद जो भी आपको डोजेस फॉर्म बनानी है उसके लिए जो भी आपका ड्रग कैंडिडेट है उसका आपको फर्दर करेक्टराइजेशन करना। करेक्टराइजेशन का मतलब जैसे जब आप पाउडर स्टडी करते हैं तो उसमें पार्टिकल साइज, डेंसिटी, फ्लो प्रॉपर्टी ये सब निकालते हैं, उसी तरीके से उसका करेक्टराइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन ऑफ न्यू रिसर्च रिजल्ट विद द प्रीवियसली जनरेटेड डेटा। तो जो भी आपका प्रीवियसली जनरेटेड डेटा है उससे आपका न्यू रिसर्च जो भी आ रहा है उसको इंटीग्रेट करना। नेक्स्ट जो है आपका प्रिपरेशन ऑफ डिटेल ड्रग डेवलपमेंट प्लान। ये देखिए आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब आपको जो भी ड्रग डेवलपमेंट करना है उसका आपको डिटेल प्लान बनाना है। उसमें आपका डिजाइनिंग द डेवलपमेंट माइलस्टोन, जनरेटिंग टाइमलाइंस फॉर कंप्लीशन एंड डिफाइनिंग क्रिटिकल पाथ, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है। अगला है रिव्यू रिसर्च रिजल्ट। जो भी आपका रिसर्च रिजल्ट है उसको रिव्यू करना। रिव्यू करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली काम करना, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उसको चेंज करना या उसको आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है आपका मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च। जो भी आपकी रिसर्च चल रही है उसको आप समय समय पे मॉनिटर करते रहें, और उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मॉडिफाई प्लान जो भी है आपका, वही जो भी चेंजेस या जो भी कमियां हैं उसको आप नोट करते जाएं ताकि आप उसको आगे रेक्टिफाई कर सकें। नेक्स्ट है आपका कंपेयरिंग रिसर्च रिजल्ट एंड डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल ऑफ कंपटीटर। उसके बाद जो भी आपका रिसर्च रिजल्ट आया है और जो भी आपका डेवलपमेंट स्टेटस, जो भी आपकी कंपटीटर कंपनियां जो डेवलप कर चुकी हैं उसका डेटा, उस डेटा को और जो आपने रिसर्च करके जनरेट किया वो डेटा, उसको कंपेयर करना कि हमारा
बेटर है या उनका बेटर है। अगर उनका बेटर है तो उसको हमको उनके अकॉर्डिंगली या उससे अच्छा बेटर करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में स्टेबल रह पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन अप्रूवल जो होती है, दैट कंटेन 2 फेजेस। सबसे पहला है आपका फर्स्ट फेज फॉर क्लिनिकल ट्रायल एंड सेकेंड फेज फॉर मार्केटिंग अथराइजेशन ऑफ ड्रग। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो क्लिनिकल ट्रायल होगा वो क्लिनिकल ट्रायल जो भी अथॉरिटी होगी उसको सबमिट किया जाएगा वो डेटा, और जो मार्केटिंग अथराइजेशन होगा, जो भी आप क्लिनिकल ट्रायल डेटा कर लेते हैं उसके बाद जो भी आपको मिलेगा मार्केट में लाने के लिए वो डेटा आप उनको सबमिट करेंगे। तो इसमें जो आपका मेनली क्लिनिकल ट्रायल है, पहला हमने बताया नॉन क्लिनिकल स्टडी जो होती है। नॉन क्लिनिकल स्टडी जो होती है बेसिकली आपका एनिमल पे किया जाता है। क्यों किया जाता है कि वो ड्रग कितनी इफ़ेक्टिव है, कितना सेफ़ है, और कितनी ड्रग मतलब इसमें आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ये सब देखा जाता है। इससे ये फाइंड आउट किया जाता है कितनी डोज जो है सेफ़ है और कितनी जो डोज इफ़ेक्टिव है और उससे ज़्यादा डोज जो है आपकी टॉक्सिक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपकी कंसीडर की जाती हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल में, और दैट इज़ इन दिस स्टडी जो है एनिमल आपके जो है यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। अब जो आपकी दीज स्टडीज आर परफॉर्म टू इंश्योर द एफिकेसी, सेफ्टी एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बींग्स। तो जब एनिमल पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो वही हम आगे फर्दर ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं कि कितनी डोज उनके लिए बॉडी वेट से जो भी रहता है उसी हिसाब से हम उसका डोज कैलकुलेट करके आगे मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लिनिकल स्टडीज ऑफ ड्रग देन द एप्लीकेशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न कंट्री फॉर द अप्रूवल ऑफ ड्रग फॉर मार्केटिंग इज सबमिटेड। जब आपका ये क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है तो उसके बाद आप वो डेटा सबमिट करिए, एप्लीकेशन सबमिट करिए कि आपको वो ड्रग मार्केट में लानी है, और वो जो आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं वो आपकी डेटा को जो सब मतलब सबमिट किया है उसको वो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद अगर देखते हैं कि वो ड्रग आपकी सेफ़ और इफ़ेक्टिव है ह्यूमन बीइंग के लिए, तब तो अप्रूव कर देते हैं। या उसमें दूसरी चीज़ होती है द ड्रग हैव अ मोर डिजायरेबल इफेक्ट एज़ कम्पेयर टू द एडवर्स इफेक्ट। तो और वो ड्रग मतलब कि जो भी आपकी डिजायरेबल इफेक्ट जो भी आपको चाहिए था वो मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द एडवर्स इफेक्ट, तब तो वो आपकी अप्रूव्ड की जाती है। ये अप्रूवल हो गया इसका। इसके बाद देखिए इसमें इवन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग गवर्नमेंट शुड मॉनिटर इट्स सेफ्टी ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ दी सम साइड इफेक्ट व्हेन इट इज़ यूज्ड इन लॉन्गर पॉपुलेशन। हमने आपको बताया कि ड्यूरिंग यूज ऑफ दिस ड्रग बाय ह्यूमन बींग्स, तो उसका भी मॉनिटरिंग चलता रहता है। अगर उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिसिटी और सब होती है तो उसको भी फिर से वो फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर उसको रेक्टिफाई किया जाता है। अब आपका ये है नॉन क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, ये लेबोरेटरी लेवल की आपकी टेस्ट होती है और इसमें एनिमल यूज किए जाते हैं, और इसमें आपकी 3 तरीके की प्रोसीजर होती हैं इन सिलिको वाया कंप्यूटर साइमुलेशन। जैसे किसी डेटा को आप क्या करेंगे, कंप्यूटर से साइमुलेट करेंगे। साइमुलेट मतलब कि उस डेटा को उसी तरीके से उस तरीके से है कि नहीं है। साइमुलेशन मतलब जैसे क्लोन हो जाए आपका, कि एक डेटा आपके पास है उसी तरीके से दूसरे डेटा को साइमुलेट करना। दूसरा आपका है इन विवो विद इन द लिविंग। तो ये जो आपके एनिमल हैं उनको हम चाहे ओरल या अदर रूट से उनको दिया जाता है। इन विट्रो आपका जैसे डिजोल्यूशन वगैरह आउटसाइड ऑफ द बॉडी ये स्टडी की जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ नॉन क्लिनिकल डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग एंड रेगुलेटरी ड्राइवन। तो ये आपका एक तो रेगुलेटरी जो भी गाइडलाइन देती है उसके हिसाब से किया जाता है, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें आपको जो भी एग्जिस्टेंस डेटा होता है उससे इसकी कंपैरिजन किया जाता है। या आपका नया मॉलिक्यूल है तो उसको इस तरीके से डेवलप करने के लिए इसमें टाइम लगता ही लगता है। ठीक है ना, क्योंकि नया मॉलिक्यूल है। अब अगर आपको एक अंदाज से पता करना है कि इसमें एक्टिविटी है कि नहीं है तो फिर कितनी है, कितना डोज इफेक्टिव है, कितना टॉक्सिक है, ये सारा चीज़ करने में टाइम लगता है। ठीक है ना। तो इसके आगे जो है आपका, तो इसमें मेन आपका जो प्राइमरी डेटा है इसमें देख लीजिए, वही नॉन क्लिनिकल डेवलपमेंट फेज इज़ टू एनालाइज एंड डिटरमाइन विच
candidate has the greatest probability of the success, assess its safety and raise firm scientific foundation before transition to the clinical development phase। ठीक है ना। तो हमको जो आपका प्री क्लिनिकल है उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखनी, कितनी ड्रग इफ़ेक्टिव है, सेफ़ है, या कितना डोज जो है टॉक्सिक लेवल को क्रॉस कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख लेते हैं। तब वही उसी के हिसाब से आप ह्यूमन बीइंग्स के लिए डोज कैलकुलेट करते हैं। तो ये फार्माकोलॉजी मतलब कि इसमें इफ़ेक्ट ऑफ क्लिनिकल सब्सटेंसेस ऑन लिविंग सिस्टम देखा जाता है। इसमें फार्माकोलॉजी का मतलब ये हो गया। इसके बाद इसमें जो आपकी सिलेक्टिविटी टेस्टिंग होती है, सिलेक्टिविटी टेस्टिंग का मतलब हो गया कि टू डिटरमिन द पोटेंसी ऑफ ड्रग एंड सिलेक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड फॉर चूजन मॉलिक्यूलर टारगेट नीड टू बी एसेड। तो इसमें सबसे पहले तो एक तो पोटेंसी ऑफ ड्रग और सिलेक्टिविटी मतलब पर्टिकुलर जो भी जिस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए या जिस पर्टिकुलर आर्गन के लिए आपने वो ड्रग डेवलप किया है वहाँ के लिए वो मतलब फेवरेबल है या नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग। इसमें क्या करते हैं, दिस इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ द न्यू कंपाउंड इधर ऑन इन विट्रो मॉडल और इन विवो मॉडल। तो इसमें हम केवल फार्माकोडायनेमिक, ठीक है ना, फार्माकोडायनेमिक का मतलब कि ट्रीटमेंट, व्हाट ड्रग डज द बॉडी, ड्रग बॉडी के लिए क्या इफेक्ट दे रहा है उसकी स्टडी हम करते हैं फार्माकोलॉजिकल स्टडी में। ठीक है, व्हाट ड्रग डज द बॉडी, ड्रग जो है बॉडी के साथ क्या इफेक्ट दे रहा है। तो अब इसमें हम चाहे इन विट्रो मॉडल लें चाहे इन विवो मॉडल लें। इसके अलावा सेफ्टी फार्माकोलॉजी इसमें कितनी डोज आपकी इफेक्टिव होगी और कितनी डोज आपकी टॉक्सिक होगी उसकी स्टडी की जाती है बाय यूजिंग एनिमल। ये आपका प्री क्लिनिकल डेटा ही है सब कुछ। ठीक है ना। दिस टेस्ट आर कंडक्टेड एट डोज नॉट टू मच इन एक्सेस of the intended clinical dose, and safety pharmacology seek to identify unanticipated effect of the new drug on major organ function। ठीक है ना। मतलब जो भी आप दवा दे रहे हैं उसका जो भी आपके मेजर ऑर्गन है उस पर ज़्यादा उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, अनवांटेड इफ़ेक्ट ना हो। इट इज़ एम्ड एट डिटेक्टिंग पॉसिबल अनडिजायरेबल और डेंजरस इफेक्ट ऑफ द एक्सपोजर ऑफ ड्रग इन द थेराप्यूटिक डोजेस। तो मेनली समझ गए ना कि इसमें हम जो भी आपका थेराप्यूटिक रेंज है उस रेंज को फाइंड आउट करना ताकि हम क्या कर सकें कि वो आपका डोज ह्यूमन बीइंग के लिए कैलकुलेट कर सकें। और ह्यूमन बीइंग जब आपका ये एनिमल पे सेफ एंड इफेक्टिव डोज हमको मिल जाती है तो वही डोज हम एनिमल के वेट के हिसाब से हम क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए कैलकुलेट करके फिर उसको आगे फर्दर स्टडी की जाती है। तो ये आपका प्री क्लिनिकल डेटा हो गया। अब ये तो आपकी हो गई ड्रग सेफ्टी के लिए प्री क्लिनिकल में। दूसरा क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजिकल अप्रोचेस। तो अभी आप इतना देखिए, टॉक्सिकोलॉजिकल अप्रोचेस हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।